नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली इंडोनेशिया ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिशियली 10th मेंबर बना है, जिसका अनाउंसमेंट ब्राजील ने किया है, क्योंकि ब्राजील 2025 की मेजबानी कर रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि पाकिस्तान भी ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहता है, बट इंडिया हर्डल्स पाकिस्तानी बिड इन लास्ट समिट। नाउ व्हाई पाकिस्तान वांट्स टू ज्वाइन ब्रिक्स? अगर पाकिस्तान ब्रिक्स का मेंबर बन भी जाता है तो पाकिस्तान का क्या फायदा होगा? और ये जो ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो रहा है, कैन इंडिया बेनिफिट्स फ्रॉम ए बिगर ब्रिक्स? एंड देयर आर मोर क्वेश्चंस, जैसे कि इज ब्रिक्स एक्सपेंशन आइडियल फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव? इज ब्रिक्स बिकमिंग एन एंटी वेस्टर्न ब्लॉक और जस्ट एक्सपेंडिंग? तो चलिए इन सब बातों के ऊपर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, इंडोनेशिया ऑफिशियली बिकम्स फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स ब्लॉक। एंड ये जो अनाउंसमेंट है वाज मेड बाय ब्राजील, जो अगेन एक फाउंडिंग मेंबर है ऑफ द सैड ब्लॉक एंड द होल्डर ऑफ द रोटेटिंग प्रेसिडेंसी ऑफ 2025। ब्राजीलियन गवर्नमेंट ने वेलकम किया है इंडोनेशिया की एंट्री को इनटू द ब्रिक्स। इट्स सेड इन ए स्टेटमेंट, with the largest population and economy in Southeast Asia, Indonesia shares with other members a commitment to reforming global governance institutions and contributes positively to deepening South-South cooperation. And Indonesia की कैंडिडेसी को इंडोर्स किया गया था इनिशियली by the BRICS leaders in अगस्त 2023 अकॉर्डिंग टू द ब्राजीलियन फॉरेन मिनिस्ट्री। और इस पर इंडोनेशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी एक स्टेटमेंट इशू करके कहा, दिस अचीवमेंट शोज इंडोनेशियाज इंक्रीजिंगली एक्टिव रोल इन ग्लोबल इश्यूज एंड कमिटमेंट टू स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरल कोऑपरेशन टू क्रिएट ए ग्लोबल स्ट्रक्चर दैट इज मोर इंक्लूसिव एंड फेयर। लेकिन पाकिस्तान भी ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता था, बट इंडिया हर्डल्स इट्स मेंबरशिप। और इस पर इंडियन हिंदी न्यूज आउटलेट्स भी रिपोर्ट्स पब्लिश कर रहे हैं। रिपोर्ट्स तो क्या, दे आर टेकिंग जिब एट पाकिस्तान। न चीन की चली न पाक की दाल गली, सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश बना उसका मेंबर, जिसका हीरो है भारत। पाकिस्तान का जो सपना है चकनाचूर हो चुका है। दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम मुल्क को ब्रिक्स में एंट्री मिल चुकी है एंड शहबाज शरीफ जो है देखते रह गए हैं। अब यहाँ पे चीन की दाल न गली, इससे मायने ये निकाले जाते हैं कि चाइना एंड रशिया ने इंडोर्स किया था पाकिस्तान की मेंबरशिप को, बट इंडिया ने पाकिस्तान की एंट्री को ब्लॉक कर दिया था। तो इस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं, जो कि बेसिकली एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ द इमर्जिंग इकोनॉमीज। और इसका जो फॉर्मेशन है जुलाई 2006 में होता है, ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना के साथ। उस समय इसका नाम ब्रिक रखा गया था, BRIC, ब्रिक। एंड ये जो टर्म है ब्रिक, ये कोइन की गई थी बाई द इकोनॉमिस्ट जिम ओनील, जो कि गोल्डमैन सैक्स बैंक के इकोनॉमिस्ट थे। और इन्होंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था जिसमें हाईलाइट किया था कि ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना आर इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं एंड दे आर डेवलपिंग इकोनॉमीज इन ग्लोबल साउथ। तो ब्रिक्स का पहला समिट 16 जुलाई 2009 को होता है। यहाँ पे देख पाओगे 16 जुलाई 2009 को ये केन्सबर्ग में पहला इसका समिट होता है। लेकिन 2010 में सितंबर महीने में साउथ अफ्रीका भी ब्रिक को ज्वाइन करता है, तब इसका नाम ब्रिक्स रखा जाता है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। एंड साउथ अफ्रीका वाज accepted एज ए फुल मेंबर एट द ब्रिक फॉरेन मिनिस्ट्रीज मीटिंग इन न्यूयॉर्क। लेकिन ब्रिक्स का फर्स्ट ऑफिशियल समिट 2011 में होता है। लेकिन 2014 में फोर्टलेजा ब्राजील समिट के दौरान NDB एंड CRA के एस्टेब्लिशमेंट के लिए एग्रीमेंट साइन किया गया। NDB बेसिकली न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जो इमर्जिंग एंड डेवलपिंग कंट्रीज को सॉफ्ट लोन देता है विदाउट एनी कंडीशन। एंड CRA बेसिकली एक कॉन्टिजेंट रिजर्व एग्रीमेंट है, जो ब्रिक्स नेशन के सेंट्रल बैंक्स के बीच में एक एग्रीमेंट है, जिसके तहत ये सेंट्रल बैंक्स म्यूचुअल सपोर्ट्स को शो करेंगे ड्यूरिंग एनी सडन करेंसी क्राइसिस। इसके बाद
जुलाई 21 2015 से एनडीबी हैज स्टार्टेड इट्स ऑपरेशंस एंड अगस्त 2021 के समिट के दौरान हमने स्पेस में भी कोलैबोरेशन के लिए अरेंजमेंट्स को साइन किया, एग्रीमेंट्स को साइन किया, जिसके तहत ब्रिक्स नेशंस ने एक कॉन्स्टलेशन को तैयार किया है जिसमें हर एक नेशन के 2 सैटेलाइट्स उसके अंदर इंक्लूड है, जिसमें इंडिया के ZY2 एंड 2A सैटेलाइट्स आज भी उसमें रोटेट कर रहे हैं। नाउ 2023 में 15th ब्रिक्स समिट के दौरान ब्रिक्स नेशंस ने इनवाइट किया 6 न्यू कंट्रीज को टू बिकम फुल मेंबर्स ऑफ द ब्रिक्स विच वर टू बी इफेक्टिव फ्रॉम Jan 1 2024। लेकिन इनमें से केवल 4 कंट्रीज ने ही ब्रिक्स को ज्वाइन किया, जिसमें ईरान, सऊदी अरबिया, यूएई, इथियोपिया एंड इजिप्ट शामिल है। सऊदी अरबिया ने यहाँ पे न तो डिक्लाइन किया है और न ही एक्सेप्ट किया है ब्रिक्स की मेंबरशिप को, लेकिन अर्जेंटीना जो कि 6th नेशन था, उन्होंने यहाँ पे डिक्लाइन कर दिया है ब्रिक्स में ज्वाइन करने के लिए बिकॉज ऑफ वेस्टर्न प्रेशर। तो यहाँ पे ब्रिक्स के यदि ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ब्रिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव है इंक्रीज करना है इन्फ्लुएंस ऑफ द इमर्जिंग इकोनॉमीज इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, जहाँ पे वेस्टर्न ब्लॉक्स या वेस्टर्न नेशंस का हेजिमोनी है। वेस्टर्न नेशंस या वेस्टर्न ब्लॉक की जब बात आती है तो इसमें नॉर्थ अमेरिका के कुछ कंट्रीज जैसे कि कनाडा या यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन को शामिल किया जा सकता है। नेक्स्ट ये कहता है कि हमें चैलेंज जो है वेस्टर्न नेशंस का इन आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, यानी कि जो डोमिनेंस है आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक में वेस्टर्न नेशंस का, उसको भी कहीं ना कहीं काउंटर करना है एनडीबी के माध्यम से, क्योंकि आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक वेरियस कंडीशंस पे लोन देते हैं एंड सेवरल ईयर्स लग जाते हैं एक लोन को अप्रूव होने में। नेक्स्ट हमें जो एक ग्रेटर वॉइस क्रिएट करनी है एंड रिप्रेजेंट करना है फॉर इमर्जिंग इकोनॉमीज। नाउ ब्रिक्स नेशंस के अलावा पूरे विश्व के लिए इतना सिग्निफिकेंट क्यों है? तो देखिए वर्ल्ड बैंक के 2019 के डाटा के अकॉर्डिंग, जिसमें 5 नेशंस शामिल थे, इट कंप्राइजेज 41% of the total world population, 24% of the world GDP एंड ओवर 16% शेयर करते थे वर्ल्ड ट्रेड को एंड 29.3% लैंड सरफेस को हम लोग कवर करते थे। लेकिन ब्रिक्स प्लस कंप्राइजेज में अगर आप देखोगे तो 36% वर्ल्ड जीडीपी को ये लोग शेयर करते हैं, 46% वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड 25% ग्लोबल एक्सपोर्ट्स को भी होल्ड करते हैं। और केवल इतना ही नहीं, पूरे विश्व के ऑयल प्रोडक्शन का 43% शेयर केवल ब्रिक्स नेशंस के पास में है, यदि इसमें सऊदी अरेबिया को भी शामिल कर लिया जाए। और देखा जाए तो ब्रिक्स आज के समय डेवलपिंग एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज का एक ग्रेटर समूह बन चुका है और आने वाले समय में इसमें और भी नेशंस जुड़ने वाले हैं। अगर प्रोस्पेक्टिव मेंबर्स की बात करें तो इसमें कजाकिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हालांकि पाकिस्तान की तो बात करना यहाँ पे ठीक नहीं होगा, बांग्लादेश, तुर्की, इसके अलावा अल्जीरिया, कोंगो, इक्वाडोर, सऊदी अरबिया एंड अर्जेंटीना को भी साइड में रख लेते हैं। तो आने वाले समय में ब्रिक्स एक बिगर ब्रिक्स के रूप में उभरने वाला है, जिसमें ग्लोबल साउथ की मोस्टली डेवलपिंग इकोनॉमीज शामिल होंगी। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर फिर से सवाल खड़ा होता है, इंडिया कभी भी पाकिस्तान की एंट्री को अलाउ नहीं करेगा एंड आई थिंक किसी भी अन्य नेशन की एंट्री से इंडिया को कोई परेशानी नहीं होगी सिवाय पाकिस्तान के। बट पाकिस्तान क्यों इतना इंथुजियास्ट है ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए, चलिए इस पर बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। वही पाकिस्तान वांट्स टू ज्वाइन ब्रिक्स। अब देखिए पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक हालत है वो आज के समय खस्ता है, इसीलिए पाकिस्तान के जो एफर्ट्स हैं टू ज्वाइन दी ब्रिक्स ये ड्रिवन होते हैं बाय इट्स सीवियर एंड लॉन्ग रनिंग इकोनॉमिक चैलेंजेस। 2022 में पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट नियरली 5% पे रुक गई थी अकॉर्डिंग टू दी डाटा फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक एंड दिस फिगर श्रंक टू जस्ट ओवर 2% इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-2024। और पाकिस्तान का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ये नियरली 75% रहा इन द लास्ट fiscal year compared to the just 74% in previous fiscal year। और पाकिस्तान का
एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिक्लाइन हो रहा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लोज में दैट हैज एडेड टू कंट्रीज वो लार्जली एग्जासर्बेटेड बाय पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड फॉलिंग ट्रस्ट इन रूल ऑफ लॉ। सो अंडर दीज सर्कमस्टांसेस ब्रिक्स ऑलरेडी एक इमर्ज कर चुका है एज ए की पार्टनर। सो इन लाइट ऑफ इट्स चैलेंजेस पाकिस्तान हैज हैड ट्रेवल इन सिक्योरिंग एडिक्वेट सपोर्ट्स फ्रॉम द आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, क्योंकि आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक सेवरल कंडीशंस को इम्पोज करते हैं फॉर इट्स लोन्स एंड असिस्टेंस, जैसे कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फिस्कल एडजस्टमेंट, privatization, structural reforms, and social security nets. So this has often necessitated intervention from BRICS states. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे in securing its latest tranche of financial assistance from World Bank IMF, जो कि अराउंड $7 बिलियन का था, पाकिस्तान ने जो फाइनेंशियल एड है उसको रेज किया फ्रॉम सऊदी अरबिया, चाइना एंड यूएई। और ये सभी तीनों के तीनों, अभी मीन्स तीनों नहीं कहेंगे, सऊदी अरबिया शामिल नहीं है, चाइना एंड सऊदी अरबिया ब्रिक्स नेशंस हैं। देखा जाए तो पाकिस्तान को कोई भी कंट्री या कोई भी इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल सपोर्ट करने को तैयार नहीं है, तो इस कंटेक्स्ट में एनडीबी पाकिस्तान को एक प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटी नजर आ रहा है, क्योंकि एनडीबी डायरेक्टली लैंड करता लोन्स को टू इट्स मेंबर्स और अगेंस्ट देयर सोवरेन गारंटी। सो देयर बाई ब्रिक्स की मेंबरशिप पाकिस्तान के लिए एक क्रिटिकल रोल अदा करती है। एंड इंपॉर्टेंटली अनलाइक द आईएमएफ एंड एनडीबी एंड वर्ल्ड बैंक, एनडीबी डज नॉट इम्पोज कंडीशंस फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस। किसी भी प्रकार की कंडीशंस को एनडीबी के द्वारा इम्पोज नहीं किया जाता है, जबकि आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक सेवरल एंड वेरियस कंडीशंस को इम्पोज करते हैं। एंड नो मेंबर स्टेट कैन वीटो द डिसीजन ऑफ अदर मेंबर्स बेस्ड ऑन इट्स इकोनॉमिक साइज। यहाँ पे किसी अन्य मेंबर के द्वारा वीटो भी नहीं किया जाता है लोन के लिए। एंड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं वो आप आसानी से रन कर सकते हो अपने देश में। इसके अलावा एनडीबी आल्सो अलाउज कंट्रीज टू बोरो इन देयर लोकल करेंसीज। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक केवल आप देखोगे तो एसडीआर या जो बकेट्स है 5 करेंसीज की, उसमें आपको लोन देंगे एंड मोर स्पेसिफिकली डॉलर में आपको लोन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आप लोकल करेंसीज में भी लोन या फाइनेंशियल असिस्टेंस ले सकते हो। सो इट इज ए क्रूशियली इंपॉर्टेंट फीचर फॉर पाकिस्तान गिवन इट्स वोलाटाइल फॉरेन रिजर्व्स, क्योंकि पाकिस्तान के पास फॉरेन रिजर्व्स के नाम पे कुछ भी नहीं बचा है। सो इन एडिशन एनडीबी अप्रूव्स लोन इन ए फ्यूअर देन 6 मंथ्स। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट करने वाला है। एनडीबी मात्र 6 महीने के अंदर अंदर आपको लोन जो है अप्रूव करके दे देगा, लेकिन वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस के केस में ऐसा नहीं है, वहां पे सेवरल ईयर्स लग जाते हैं टू टेक प्रोसेस फॉर लोन। एंड ऑन दी होल अब इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए ब्रिक्स की जो मेंबरशिप है वो पाकिस्तान के लिए काफी क्रिटिकल हो जाती है। एंड एनडीबी या ब्रिक्स पाकिस्तान को एक पोटेंशियल इन्वेस्टर नजर आ रहा है। सो स्ट्रॉन्गर ट्रेड्स टाइज विद ब्रिक्स नेशंस, पाकिस्तान को ये सब चीजें बेनिफिट कर सकती है उनकी इकोनॉमीज को रन करने के लिए। चलो ये तो रहा पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव कि इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से पाकिस्तान सॉफ्ट लोन लेने के लिए ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन क्या ये जो ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो रहा है ये इंडिया के लिए फायदेमंद होगा? क्या इंडिया यहाँ से फायदा उठा पाएगा या फिर इंडिया को कहीं ना कहीं नुकसान होगा? तो ऐसे सिनेरियो में हम साउथ एशिया ब्रीफ की इस रिपोर्ट को रेफरेंस के तौर पे लेंगे, जिसमें डिटेल से बताया गया है कि इंडिया कैन बेनिफिट फ्रॉम ए बिगर ब्रिक्स। यहाँ पे राइटर कहते हैं कि सम ऑब्जर्वर्स आर आल्सो कंसर्न्ड अबाउट ब्रिक्स फ्यूचर ओरिएंटेशन, बट वन ऑफ द फ्यू मेंबर जैसे कि ईरान, वो हमने ऐड किया है ब्रिक्स में, वो एक एंटी वेस्ट पोर्ट्स रखता है। सो द ग्रुप इनिशियली इंटेंडेड टू प्रमोट वॉइस ऑफ द इमर्जिंग इकोनॉमीज कुड टेक on a more clearly anti-western stance। ये कहते हैं कि शुरुआत में उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की आवाज को प्रमोट करने के लिए ब्रिक्स का निर्माण किया गया था, लेकिन ईरान जैसे सदस्यों के आने से ये संभावित रूप से एंटी वेस्टर्न स्टांस को अपना सकता है। एंड मुख्य रूप से चाइना
और रसिया के इन्फ्लुएंस को देखते हुए तो ये भविष्य में इंडिया के लिए एक चैलेंज जरूर पेश करेगा, जो चाहता है बैलेंस करना रिलेशनशिप्स with the west and the non-west countries, that the countries beyond it. So however this analysis ओवरलुक करता है उस पोटेंशियल बेनिफिट को जो इंडिया ब्रिक्स के एक्सपेंशन से उठा सकता है। जैसे कि मोर मेंबर्स ग्रांट करेंगे चाइना को मोर इन्फ्लुएंस ऑन द ग्लोबल स्टेज, लेकिन इससे ब्रिक्स का भी इन्फ्लुएंस बढ़ेगा ऑन द ग्लोबल स्टेज, तो इंडिया भी ब्रिक्स में शामिल है, सो दैट इज गुड फॉर इंडिया। इंडिया का भी इन्फ्लुएंस ग्लोबल स्टेज पे बढ़ेगा, क्योंकि इंडिया अपने आप को देखता है एक इम्पोर्टेंट, ब्रिक्स को देखता है एक इम्पोर्टेंट इंटाइटिटी, एंड इंडिया इटसेल्फ चैंपियंस द कॉजेज ऑफ द ग्लोबल साउथ, एंड इंडिया प्रमोट करता है मल्टीपोलरिटी, मल्टी डायमेंशनलिटी एंड मल्टी नेशनलिटी, एंड टू फॉरेन पॉलिसी को भी इंडिया कहीं ना कहीं अपने पॉलिसीज में शामिल करता है। तो दीज आर द प्रायोरिटीज फॉर इंडिया, और इन सब कंट्रीज के सहयोग से इंडिया ग्लोबल साउथ का एक लीडर बनकर उभर सकता है। और एक सवाल ये भी था कि क्या ये एंटी वेस्टर्न स्टांस को अपना लेगा, तो देखिए ईरान अकेले देश के आ जाने से हम नहीं कह सकते कि ये एंटी वेस्टर्न हो जाएगा या एंटी वेस्टर्न स्टांस को अपना लेगा, क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे सऊदी अरबिया भी भविष्य में शामिल हो जाएगा, यूएई है एंड इजिप्ट है, इसके अलावा अर्जेंटीना भी में भी शायद शामिल हो जाए। तो ऐसे देश कभी भी एंटी वेस्टर्न स्टांस नहीं रखेंगे। इसमें इवन इंडिया भी शामिल है, जो बैलेंस करके चलता है रिलेशंस को वेस्ट के साथ में भी एंड नॉन वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में भी। तो हम लोग इजिप्ट, इवन इजिप्ट भी इसमें शामिल है, तो इजिप्ट, सऊदी अरबिया, यूएई, इन सब नेशंस के साथ में मिडिल ईस्टर्न जो कंट्रीज हैं फ्रेंडली जो रिलेशंस है इंजॉय करते हैं, हमारे टॉप पार्टनर्स हैं, ट्रेड पार्टनर्स हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। तो ऐसे में हम प्रॉपर रूप से ये नहीं कह सकते कि ये एक स्टेंचली एंटी वेस्टर्न स्टांस, एंटी वेस्टर्न ग्रुप या ब्लॉक बन जाएगा। सो ये एक छोटा सा एनालिसिस था। आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे इशू पे, पूरे डेवलपमेंट पे, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस।